हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है फिर से आज का रात वाला पोर्तुगीज़ लीग का मैच, जैसा मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया हुआ है। तो वही मैच है बोआ विस्ता और मोरेइरेंसे के बीच में। इससे पहले कि इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, कल हमने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे दो मैचेस कवर कर लिए थे। एक मैच तो चलिए बहुत जल्दी हो गया था, दूसरा मैच भी कवर हो गया था। दोनों ही मैच कमाल के गए थे। मतलब फ्राइबर्ग वाले मैच में मैंने एक ही जीएल सिनारियो समझाया था, एक ही वीकनेस समझाया था मुंशनग्लाडबाख की तरफ से, और वही काम पे आया। हाँ, ऑफ कोर्स गोल स्कोरर अनएक्सपेक्टेड थे, तो इसीलिए ड्रीम 11 पे ज़रूर आपके लिए, अगर आपने ग्रैंड लीग सही से खेली भी होगी, सोची भी होगी, तो भी शायद आपके हाथ से निकला होगा जैसे मेरा निकला। लेकिन हालात में बहुत ही बढ़िया गया। जिन्होंने ही बड़ी लीग्स खेली होंगी, स्मॉल लीग में आप अगर रिस्क ले पाए तो सही रहा होगा, नहीं तो बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चले गए उनके लिए काफ़ी मुश्किल गया होगा। रॉबिन कॉश हमारे बहुत ही बड़े अलग हट के पिक थे, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था बहुत कुछ फ्राइबर्ग के मैच के लिए। उन्होंने कमाल का फुटबॉल खेला। गंटर और हाइट्स के बारे में मैंने आखिरी में अपडेट किया था टेलीग्राम पर, और उस कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने बात करी थी, तो वो सारी चीज़ें सही गई थी। और अगर पोर्तुगीज़ लीग के मैच की बात करी जाए, मैं खुद जो मिनी जीएल अरेंज करती है हालांकि मेरा थर्ड रैंक आया। आपने देखा होगा, मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पर। अगर आप हैं वहाँ पर, अगर आप नहीं हैं तो आपको जुड़ जाना चाहिए अभी तक तो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती हैं। एक बहुत बड़ा टैक्टिकल चीज़ कल मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पर, वो क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है, ये मैंने कल शेयर किया था। ये ऐसा एक डिफेंसिव फॉर्मेशन लेके आई थी बेलेंसेस। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि इस गायो जो राइट बैक खेल रहे हैं, ये राइट विंग पे आ जाएंगे, वडेला आ जाएंगे लेफ्ट विंग पर, फेटे आ जाएंगे सेंट्रल डिफेंस पर। और यही एक बात आपने देखा कितना इफेक्टिव रहे थे इस गायो और वडेला। और उसके बाद वीडियो में मैंने मार्को मटियोस के बारे में कहा था, ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेली। आंद्रे सेंटोस, सो सब के सब अच्छे रहे थे। और जो दो तीन प्लेयर्स के बारे में मैंने कहा था आवीज़ की तरफ से, उन्होंने भी सेम आपने देखा, रूबेन ओलिविएरा, रिकार्डो मंगास, ये सब प्लेयर्स रहे थे। तो ज़्यादा कुछ इधर उधर रहा नहीं, और इसीलिए मैंने कहा था कि ये मैच ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही बढ़िया है। ड्रीम 11 में जिन्होंने भी खेला होगा मल्टीपल कॉम्बिनेशन से, उनके लिए काफ़ी अच्छा गया होगा। तो और ये टेलीग्राम है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि नहीं तो लास्ट मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है स्टाडियो डो बेसा 21, जो कि बोआ विस्ता का ये होम ग्राउंड है। दोनों टीम की अगर बात करी जाए, बोआ विस्ता है 11वीं पोजीशन पर, मोरेइरेंसे है 8वें पोजीशन पर। अगर आप टेबल में देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों मिड टेबल प्लेसर का मैच है, मिड टेबल प्लेसर का ही मैच है। लेकिन क्या एक है, बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ें हैं दोनों टीम के बारे में। मैं बोआ विस्ता का अगर बोलूँ तो मुझे इनसे तो काफ़ी नीचे वाली टीमें काफ़ी अच्छी लगती हैं। इनका परफॉर्मेंस मैंने देखा, इनके पूरे टीम को मैंने सही से एनालाइज़ किया, तो मुझे तो कुछ खास नज़र नहीं आता है। और मुझे नहीं समझ आया कि क्यों ये 11वीं पोजीशन पर हैं। और अगर मोरेइरेंसे की बात करी जाए, मोरेइरेंसे कंपैरेटिवली बेटर टीम है, टॉप 10 के भीतर हैं, और ये बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी काफ़ी टक्कर देते हैं, ठीक है। और आज के मैच में भी आपके लिए बेटर परफॉर्मर हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी। और छोटी लीग हो बड़ी लीग हो, ये सब चीज़ें ही और ये सब प्लेयर्स ही आपके लिए बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। तो सुनते जाइए। मिसिंग न्यूज़ ज़्यादा कोई है नहीं। बोआ विस्ता के होकर स्टोकोविच ये नहीं खेलेंगे। मोरेइरेंसे के कोई ऐसे इशूज नहीं है। आखिरी जो मैच हुआ था, मोरेइरेंसे 1-1 की बराबरी पर रुक गई थी अपने घर पे। बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ से अवेलेबल नहीं है। तो जो हुआ था, मोरेइरेंसे की डिफेंस ने बहुत ख़राब फुटबॉल खेला था यहाँ पर। एक आप देख सकते हैं रेड कार्ड था, एक ओन गोल करा, एकमात्र गोल जो उन्होंने करा था वो एक पेनल्टी से ही आया था, बाकी ज़्यादा कुछ था नहीं। बोआ विस्ता ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला था, ऐसा भी नहीं, लेकिन उनके दोनों साइड से ठीक ठाक खेला था। कराशा और मेडलॉन यहाँ पर जो थे, और तवारेस और एनजी ने भी काफ़ी मुश्किल में डाला हुआ था। मतलब दोनों विंगर्स और दोनों साइड मिडफील्डर्स या फिर विंग बैक्स, आप जो भी कह लीजिए, बाकी इनका भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था नहीं। और अगर आप देखेंगे तो मोरेइरेंसे का 6.58 और बोआ विस्ता का 6.51, तो ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। बोआ विस्ता तो ख़राब खेली ही थी, और मोरेइरेंसे अनयूजुअल वे में यहाँ पर काफ़ी ख़राब उनका परफॉर्मेंस था। एक रेड कार्ड भी पड़ गया था, तो जीत नहीं पाई थी। अगर हम मोरेइरेंसे की तरफ से बात करें तो रिपोर्ट यही है कि मोरेइरेंसे मिडफील्ड इनकी अच्छी रही थी, लेकिन दोनों फुलबैक्स ठीक ठाक काम कर रहे थे, लेकिन डिफेंस और फ्रंट लाइन बहुत ख़राब था। एकमात्र गोल जो उनका आया था वो पेनल्टी से आया था। मोरेइरेंसे अभी जो उनका फॉर्म है, मतलब ब्रेक से पहले तक उनका जो फॉर्म है वो काफ़ी बेहतर है,
ठीक है, लेकिन उस जैसे जैसे सीज़न शुरू हो रहा था ना, वो थोड़े से स्लॉपी नज़र आ रहे थे। तो उसी स्टेज का ये मैच है, यहाँ पर उनको जीतना चाहिए था। मतलब आज की मोडेरेंसी अगर होती तो शायद उस दिन जीत भी जाती, लेकिन उस दिन वो जीत नहीं पाए थे। बोआ कंपैरेटिवली बेटर मिडफील्ड था, विंग बैक्स और दोनों विंगर्स मैंने बताया। बोआ ने सेट पीस का काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया मोडेरेंसे के तरफ से लेफ्ट साइड, और उनकी तरफ से लेफ्ट साइड ज़्यादा इफेक्टिव थे मोडेरेंसे की तरफ से। अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करनी जाए, कोस्टा जो कि डिफेंस में खेलते हैं शायद बोआ विस्ता के होकर, उन्होंने सबसे ज़्यादा फाउल्स करे थे और उनको शायद एक येलो कार्ड भी बना था। जी हाँ, तवारेस और पचेको ये दोनों साइड मिडफील्डर्स रहे थे, एक और एक विंगर था मेरे ख्याल से। तो दोनों ने काफ़ी प्रॉब्लम में डाला हुआ था, काफ़ी मतलब ये अटेंशन ड्रॉ करते हैं जो डिफेंडर्स होते हैं उनके। ये चीज़ें आपको आगे भी समझ आएंगी। यागो सेंटोस और ये टैकल्स वगैरह में थे। राफेल कोस्टा की इंटरसेप्शन भी ज़्यादा था जो इन्होंने येलो कार्ड लिया। नेडीस ये पासेस में सबसे आगे रहे थे इस मैच में। नेडीस मेरे ख्याल से बोआ विस्ता के डिफेंडर हैं। मरलॉन के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस थे, उसके बाद कराचा यहाँ पर हैं, और बुएनो ये बेंच से आए थे, इन्होंने बेंच से आकर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी। तो ये था, ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब पेनिट्रेटिवली ज़्यादा कुछ था नहीं। कुछ कुछ परफॉर्मर्स यहाँ पर आपके लिए नजर आए हैं, आगे देखते जाते हैं। बोआ विस्ता का आखिरी 3 मैचों की बात करी जाए तो आखिरी 3 मैचों में वो जीत नहीं पाए हैं, काफ़ी खराब फुटबॉल वो खेले हैं। तो पहला शुरू होता है टोंडेला से। टोंडेला एक काफ़ी डिफेंसिव टीम होती है, इन्होंने बड़े टीमों को भी कभी कभार रोका हुआ है, तो यही यहाँ पर हुआ। कॉम्पेटिवली बेटर फुटबॉल भी यहाँ पर टोंडेला ने खेला था। आप देख सकते हैं 6.8 उनको मिला और 6.39 बोआ विस्ता को। और लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि ये कॉम्पेरेटिवली मतलब बहुत अच्छा कुछ करा हो। मिडफील्ड यहाँ पर भी उनकी स्लॉपी ही थी। स्ट्राइकर्स ने हालांकि अच्छा काम किया था, और दोनों जो डिफेंस में कुछ अच्छे परफॉर्मेंस थे। बोआ विस्ता यहाँ पर भी खास कुछ कर नहीं पाई। एक गोल उनके डिफेंस से ही आए, मेरे ख्याल से सेट पीस से आए थे, बाकी खास कुछ इनके है नहीं बताने को। सेंट्रल मिडफील्ड इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और यही एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उनके लिए आगे। आज के मैच में वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे। तो टोंडेला यहाँ पर बेटर टीम थी, ऐसी नहीं टोंडेला ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, लेकिन उनसे तो बेटर ही था। मिडफील्ड कॉम्पेटिवली बेटर था, स्ट्राइकर्स भी ठीक ठाक काम कर रहे थे। बहुत सारे मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुई, इसीलिए वो जीत नहीं पाए। बोआ डिफेंसिवली फिर से यहाँ पर स्लॉपी, कॉन्सीडेड बाय एन एरर बाय कोस्टा। कोस्टा का मुझे नहीं समझ आता कि इनका क्या मतलब चलता है, हर मैच में इनका कोई ना कोई गड़बड़ चलता ही रहता है। ठीक है, जो भी मैंने आखिरी कुछ मैचेस देखे, हर बार इनका कोई ना कोई लोचा चलता है, या तो ये येलो कार्ड लेते हैं, या तो फाउल ज़्यादा करते हैं, या तो कोई एरर कर जाते हैं। समझ नहीं आता मेरा इनका। और बोआ के जो दोनों विंग बैक्स हैं, पिछले मैच में भी आपने देखा, यहाँ पर भी वो थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहे थे। राइट साइड यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव था। बोआ ने यहाँ पर सेट पीस वगैरह में काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ किया, और वहाँ से गोल भी दिया, जैसे मैंने बताया। ये कुछ प्लेयर्स थे, स्टोकोवी जो भी हो रहा है, जिन्होंने फाउल कमिट करे। तवारेस फिर से देखिए यहाँ पर ज़्यादा फाउल ड्रॉ करने में सक्सेसफुल रहे, काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे मैंने बताया। कराचा राइट साइड से खेल रहे थे, सबसे ज़्यादा टैकल और सबसे ज़्यादा क्रॉसेस इनके रहे थे इस मैच में। मैंने बताया कि राइट साइड ज़्यादा एक्टिव था बोआ विस्ता की तरफ से। और पासेस वगैरह की बात करें तो यहाँ पर भी बोआ विस्ता आपके लिए बहुत पीछे रह जाते हैं। आपने ऊपर भी देखा होगा कि उतने ज़्यादा पासेस एक्यूरेसीज के मामले में वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं किसी का भी। यहाँ पर भी कोई नहीं बोआ विस्ता की तरफ से। उसके बाद गिल विशंते वाला मैच, यहाँ पर भी बोआ विस्ता हारी, 1 गोल से। बहुत ज़्यादा गोल कंसीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हार तो रही है टीम, यही बात है। अगेन एक स्लॉपी होल्डिंग मिडफील्ड और डिफेंस यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन स्लॉपिंग होल्डिंग मिडफील्ड था, और इसीलिए क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ बना ही नहीं, और इसीलिए गिल विशंते 1 गोल करके ही जीतने में सक्षम रही। विंग बैक्स प्लेड रोल वेल, लेकिन आप फ्रंट में कोई ज़्यादा क्वालिटी नहीं रही। आप देख सकते हैं बोआ विस्ता के आप फ्रंट में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत चल रहा है। ठीक है, कोई हो रहा है कि फाउल ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जो पेनिट्रेटिव पावर होनी चाहिए, जो लीथल स्ट्राइक फोर्स होनी चाहिए, वो ऐसी कुछ है नहीं इनके पास। फिर से बोआ के जो विंग बैक्स हैं ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और यहीं पे बोआ विस्ता के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बची हुई है। ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत है। यहाँ पर भी राइट साइड से ज़्यादा अटैक हुए। एनजीए ये देखिए, दोनों जो विंग से खेलते हैं या अप फ्रंट में जो दोनों साइड में खेलते हैं ना, बोआ विस्ता के होकर, चाहे तवारेस आप देख लीजिए, चाहे एनजीए देख लीजिए, कुछ मैचों में ये हमेशा इन्वॉल्व रखते हैं डिफेंडर्स को। भले ही ज़्यादा कुछ ना करें, जिसका फ़ायदा आपको ड्रीम 11 में नहीं मिलेगा, लेकिन हाल अपने जैसे साइड्स में आप इनको ट्राई कर भी सकते हो बड़ी लीग्स में। टैकल्स की बात करें तो यहाँ पर कराचा का नाम आता है,
और फाबियानो जो कि बोआविस्ता के सेंट्रल डिफेंस में खेल रहे थे, इनके सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन से। कराचा ने फिर से ज़्यादा क्रॉस निकाले, फाबियानो के पासेस। फाबियानो ही मुझे एकमात्र ठीक ठाक मैं कहूँगा, फाबियानो और नेरीस कुछ हद तक मैं कहूँगा ठीक ठाक परफॉर्मर रहे हैं डिफेंस में, लग रहे हैं। मतलब पासेस वगैरह, इंटरसेप्शन वगैरह, कम से कम ज़्यादा गलतियाँ वो नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन ज़्यादा गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों नामों पे नज़र रख सकते हैं अगर आप कोई डिफेंसिव ऑप्शन ढूंढ रहे हो बोआविस्ता की तरफ से। स्पोर्टिंग की तरफ से यहाँ पर जो मैच हुआ था, यहाँ पर भी बोआविस्ता हारी थी। मतलब पिछले 3 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी बोआविस्ता की टीम। एकमात्र गोल उनकी तरफ से हुआ, वो भी सेट पीस से। बाकी तो कुछ खास है नहीं। स्पोर्टिंग की टीम वैसे ही ज़्यादा डिफेंसिव टीम है, इसलिए ज़्यादा कोई कुछ करा नहीं उन्होंने। तो यहाँ पर ओवरऑल डोमिनेशन उन्होंने किया था, पासेस खेल करके खराब कर दिया था हालत यहाँ पर बोआविस्ता का। दोनों विंग बैक्स ने फिर भी यहाँ पर कुछ काम करा। फिर से सेट पीस यहाँ पर फिर से बोआविस्ता के लिए कुछ काम पे लेके आई। गोल नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी सेट पीसेस यहाँ पर उन्होंने मतलब कलेक्ट करे थे। लेफ्ट साइड से यहाँ पर ज़्यादा उन्होंने एक्टिविटी दिखाई थी। पाउलिन्हो यहाँ पर भी ज़्यादा फाउल ड्रॉ करने में सक्षम रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ जो स्ट्राइकर्स खेलते हैं ना, मतलब स्ट्राइकर के पीछे, मेन स्ट्राइकर के पीछे जो पोजीशन है, यहाँ पर जो भी खेलते हैं, चाहे वो एनजीए खेलें, पाउलिन्हो खेलें, और एक मैच में हमने तवारेस को देखा था, तो उन्होंने काफ़ी इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, जिसका फ़ायदा आपको हालात में सिर्फ मिल सकता है। ड्रीम 11 पर कोई फ़ायदा नहीं इनका। तो साइड मिडफील्डर्स में से सावरबैक यहाँ पे खेल रहे थे लेफ्ट साइड में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैकल्स करे। रेसिन्हो ये मिडफील्ड में खेल रहे थे। फाबियानो जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा बहुत बेटर हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ठीक ठाक हैं। और कराचा और सावरबैक दोनों साइड मिडफील्डर्स ने क्रॉसेस वगैरह निकाले। तो यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं बोआविस्ता के बारे में बताने को। और इसका एग्जांपल मैं आपको इसी बात से दे सकता हूँ कि बोआविस्ता ने अभी तक इस सीज़न में जितने मैचेस खेले हैं, पूरी टीम ने मिलाकर उससे कम गोल दागे हैं। मतलब मेरे ख्याल से 24 मैचेस हुए हैं, और 24 मैचों के बाद सिर्फ 19 गोल उन्होंने करे हैं। और क्यों करे हैं, क्या रीज़न है, तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, उनके पास खास कुछ है नहीं। अभी आज कोई अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर हो सकता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट की बात करी जाए या फिर पेनिट्रेटिव पावर की बात करी जाए, तो बोआविस्ता के पास वो है नहीं। ठीक है, कुछ मैचों में ओपोनेंट की गलती की वजह से हो, या फिर डिफेंसिवली अगर आप बात करें तो उनको पॉइंट्स वगैरह मिले हों। लेकिन सच में बताऊँ तो पिछले 3-4 मैच डे पहले मैंने पोर्टिमोनेसे के बारे में बात करा था, आपको याद होगा, जो 17th पोजीशन में रही थी। वो टीम मुझे इससे काफ़ी बेटर लगी है। ठीक है, मुझे लगता है आज के दिन भी अगर पोर्टिमोनेसे का मैच होता बोआविस्ता से, वो हरा देती, क्योंकि इस टीम के पास मुझे कुछ भी खास नज़र नहीं आ रहा है। मोरेरेंसे की बात करी जाए तो मोरेरेंसे कॉम्पैरेटिवली बहुत सही फुटबॉल खेली है उन्होंने। आखिरी जो मैच उन्होंने खेला था माड़ी टीमों से, इन्होंने 2-0 से जीत हासिल करी थी। उनके लिए भी ये जो दोनों विंगर्स होते हैं, आवाशरिया और यहाँ पर गैब्रियल जिन्हो खेल रहे थे, इन्होंने काफ़ी सही फुटबॉल खेला। और उससे भी सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो है इनकी होल्डिंग मिडफील्ड। पचेको, फेलिपे सुआरेस, और यहाँ पर एक और सुआरेस है, सैंटोस भी खेल लेते हैं। तो ये जो भी हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो यही आप देख सकते हैं, होल्डिंग मिडफील्ड बहुत ही अच्छा। राइट फ्लैंक यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहा, दोनों फ्लैंक से ही काम चलता है, किसी मैच में राइट फ्लैंक, किसी मैच में लेफ्ट फ्लैंक। ऐसा यहाँ पर आवाशरिया जो राइट फ्लैंक में खेल रहे थे, ये काफ़ी ये इफेक्टिव रहे थे, क्रॉसेस वगैरह बहुत ज़्यादा निकाला था इस मैच में। डिफेंसिवली हमारी टीम वो ख़राब नहीं थी, लेकिन मोरे के पास मैच का कंट्रोल था। और कंट्रोल मतलब होल्डिंग मिडफील्ड जो है, जहाँ से पूरा मैच तैयार करती है कोई भी टीमें, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके पास, जो कि लैक करती है बोआविस्ता की टीम। मोरेरेंसे यहाँ पर सेट पीसेस में भी सही रही थी। अब्दू कॉन्टे मोरेरेंसे के होकर सबसे ज़्यादा फाउल यहाँ पर ड्रॉ करने में सक्षम रहे थे। पचेको के सबसे ज़्यादा टैकल, उसके बाद अब्दू कॉन्टे। पचेको के सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन। आवाशरिया यहाँ पर काफ़ी एक्टिव थे, 15 क्रॉसेस इंक्लूडिंग 1 बिग चांस। बेनफिका सेकेंड प्लेस टीम, उनको भी यहाँ पर रोक दिया था। और उनकी तरफ से देखिए, सबसे वही मैं एक बात कर रहा हूँ, फेलिपे सुआरेस, पचेको, ये दोनों काफ़ी एक्टिव रहे थे। सैंटोस यहाँ पर ठीक ठाक खेल रहे थे, येलो कार्ड उनको पड़ गया था। और उससे भी बड़ी बात, इनकी गोलकीपर जो है पासीना, तो इन्होंने कमाल का फुटबॉल यहाँ पर खेला था, एक पेनल्टी सेव करी थी। हालांकि ये मैच हार सकती थी मोरेरेंसे की टीम, क्योंकि 2 पेनल्टीज मिस किए थे बेनफिका ने, एक शॉट पोस्ट पे लगा था। लेकिन जो भी हो, जिसके पास करेज होता है उसके साथ रिजल्ट जाता है, ये कहा जाता है, कहावत है। तो वही यहाँ पे हुआ। बेनफिका बेटर टीम थी, लेकिन 2 पेनल्टी मिसेज और एक शॉट ऑन पोस्ट उनके लिए सब कुछ खत्म कर दिया था। और एक चीज़ जो आपको नोटिस करने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव उनकी तरफ से राइट साइड थी, बेनफिका की तरफ से। राइट साइड से सारे कारनामे हुए, जो 2 पेनल्टी मिसेस भी हुए। पेनल्टी मिस तो चलिए वो साइड की कोई बात नहीं है, लेकिन राइट साइड ज़्यादा एक्टिव रही थी उनकी तरफ से। पचेको, कॉन्टे फिर से अच्छा खेल रहे हैं, सक्षम हुए। बेनफिका को ज़्यादा सेट पीस यहाँ पर मिले थे। मोरेरेंसे यहाँ पर लेफ्ट साइड से ज़्यादा एक्टिव रही थी, गैब्रियल जिन्हो का जो साइड है।
एलेक्स सुआरेस और फेलिपे सुआरेस ये दोनों हैं। फेलिपे सुआरेस कॉन्सिस्टेंट हैं, वो ज़्यादा खेलते हैं फर्स्ट 11 में और वही बेटर हैं एलेक्स सुआरेस से। आप देख सकते हैं एलेक्स सुआरेस ने फाउल ड्रॉ किए और एलेक्स सुआरेस ने फाउल कमिट किया और फेलिप सुआरेस ने ड्रॉ करे। ऑरेलियो यहाँ पर टैकल में सबसे आगे रहे, पचेको उसके बाद इंटरसेप्शन में और क्रॉसेस वगैरह में यहाँ पर कोई खास नहीं था। सेंटा क्लारा यहाँ पर भी उन्होंने जीत हासिल करी और जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहती है मोरेरेंसी की तरफ से वो जो उनकी विंगर्स, उन्होंने यहाँ पर देखिए फुल बैक्स को काफ़ी दिक्कत में डाला, उनको एक रेड कार्ड भी कंसीडर करना पड़ा। होल्डिंग मिडफील्ड फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग, सुआरेस, सैंटोस, पचेको ने गोल भी मारा, साथ में अब्रियो का गोल था और यहाँ पर लेफ्ट साइड ज़्यादा एक्टिव था गैब्रियल जिन्हो जो आपके लिए है। तो यही है। और सेट पीस में सेंटा क्लारा यहाँ पर इफेक्टिव रही थी, एक गोल भी उन्होंने शायद सेट पीस से ही करा था और लेफ्ट साइड से कॉम्पेरेटिवली ज़्यादा अटैक आए। तो एक चीज़ तो है कि जिस साइड से मोरेरेंसी अच्छा नहीं करती है किसी मैच में, उसी साइड से उनको ज़्यादा अटैक कंसीड करने पड़ते हैं। मतलब जिस मैच में वो राइट साइड से ज़्यादा एक्टिव होते हैं उस मैच में ओपोनेंट का लेफ्ट साइड उतना अच्छा नहीं चलता, ठीक है। और जिस मैच में मोरेरेंसी लेफ्ट साइड से अटैक ज़्यादा करती है उस मैच में ओपोनेंट का राइट साइड उतना अच्छा काम नहीं करता। अवाशरिया यहाँ पर ज़्यादा फाउल करने में भी और ज़्यादा ड्रॉ करने में सक्षम रहे और उसके बाद गैब्रियल जिन्हो, तो सबसे ज़्यादा फाउल्स यही ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर यही जा रहे हैं अटैक करने, ये समझ आ रहा होगा आपको। पचेको का फिर से यहाँ पर टैकल, उसके बाद फिर से ऑरेलियो, यागो सैंटोस यहाँ पर पास से ज़्यादा रहे थे, उसके बाद रोसिच। तो कुछ नाम यहाँ पर डिफेंस में भी काम आ रहे हैं आपकी तरफ से। और अवाशरिया और ऑरेलियो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉसेस करने में सक्षम रहे थे मोरेरेंसी के होकर। तो अभी मोरेरेंसी की अगर बात करी जाए, कॉम्पैरेटिवली बेटर टीम है। हालांकि पिछले 3 में से 2 उनके अगेंस्ट छोटी टीम ही आई थी, कम से कम बोआविस्ता से बेटर टीम है वो दोनों, लेकिन उन्होंने काफ़ी सही फुटबॉल खेला, क्लीन शीट वगैरह भी रख लेते हैं। उनकी गोलकीपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तीनों ही मैच में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी फुटबॉल उन्होंने खेली है। डिफेंस में भी काफ़ी कंसिस्टेंसी है, होल्डिंग मिडफील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी तरफ से। मतलब मुझे नहीं समझ आता कि इतना अच्छा होल्डिंग मिडफील्ड लेके भी ये 8वें स्थान पर कैसे हैं। मुझे तो लगा था कम से कम 6-5वें स्थान पर होना चाहिए। स्ट्राइकिंग फोर्स में अब्रियो ठीक ठाक हैं और बाकी इनकी दोनों विंग्स काफ़ी अच्छा काम करती है, तो इसीलिए अब्रियो के पास मौका आ जाता है। यही है, मोरेरेंसी की तरफ से कॉम्पैरेटिवली बहुत बेटर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ओवरऑल हमारी यही है, बोआविस्ता विंग बैक या विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है, यही है। और नथिंग गुड इन मिडफील्ड और डिफेंस एक्सेप्ट 1 or 2 रेयर नेम्स लैक्स ए मेजर स्ट्राइकर, ये मैंने पहले ही बताया है आगे तरफ के। और मोरेरेंसी की तरफ से बात करी जाए, होल्डिंग मिडफील्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, दोनों विंगर्स काफ़ी एक्टिव हैं। दोनों में से कोई एक ही जनरली हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 मैच से कोई एक ही चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है। डिफेंस कॉम्पैरेटिवली बेटर, गोलकीपर बहुत ही बढ़िया, अब्रियो इज इन वेरी गुड फॉर्म। तवारेज यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए, तवारेज वैसे ये ऊपर रहेंगे, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया इनका। तवारेज बोआविस्ता की तरफ से खेलते हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन अगर मैं बताऊं, इससे आगे कोई स्टैटिस्टिक्स वगैरह की डिस्कस करने से पहले मेरा प्रेडिक्शन यही है कि मोरेरेंसी को यहाँ पे आराम से जीत जाना चाहिए, ठीक है। अनलेस कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करे बोआविस्ता, मतलब ब्रेक से पहले तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो यही कर सकते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब दोनों जो विंग बैक्स हैं वहाँ से लगातार अटैक करना पड़ेगा, वहाँ से लगातार पेनिट्रेशन बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर जो है मोरेरेंसी के जो दोनों विंगर्स हैं उनको आप शांत रख पाएंगे। बाकी होल्डिंग मिडफील्ड पे काम होता रहे तो होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विंगर शांत हो गए मोरेरेंसी की तरफ से तो गोल स्कोरिंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे रोक सकती है। उसके लिए आपकी तरफ से बोआविस्ता की तरफ से होल्डिंग मिडफील्ड को भी अच्छा खेलना पड़ेगा, लेकिन मेनली उनके जो दोनों विंग बैक्स हैं उनको बेटर करके विंगर्स को रोकना है। और उसके बाद क्योंकि मोरेरेंसी का कुछ मैचों में हम देख रहे हैं कि सेट पीस से प्रॉब्लम है, तो वहाँ से अगर वो गोल दाग पाए तो यही एक चांस है बोआविस्ता की तरफ से। कल के मैच में जैसे मैंने कहा था फ्राइबर्ग और मोन्शनगladbach के मैच में कि फ्राइबर्ग के मैच में कुछ करने के चांसेस बहुत कम हैं, उससे भी ज़्यादा कम चांस है ये होने का, मतलब बोआविस्ता कुछ करे। मुझे तो 1 पॉइंट भी मुश्किल लग रहा है, डिस्पाइट बोआविस्ता इस मैच में होम टीम है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं क्या होता है, कि फुटबॉल है तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता ब्रेक के बाद ये लोग अपने फॉर्म पे वापस आ जाए। सेट पीस टेकर्स की बात करें, कराचा, तवारेज इनके फ्री किक टेकर्स हैं और कोस्टा पेनल्टी लेते हैं, जो कोस्टा काफ़ी स्लॉपी है डिफेंस में, वो यहाँ पर पेनल्टी लेते हैं, उन्होंने काफ़ी गोल्स आगे हुए हैं वैसे पेनल्टी से मोरेरेंसी के होकर। अवाशरिया, पचेको, कॉन्टे इनके फ्री किक टेकर्स। विटोरिया जो कि शायद आज के मैच में खेल भी सकते हैं, पता नहीं, अभी तक तो बीते कुछ मैच में खेले नहीं हैं। अवाशरिया और अब्रियो पेनल्टी टेकर्स। बोआविस्ता की तरफ से पासिंग अगर इसे हमने लूकस जो उनके सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं और आका
ये हैं। और मोडेरेंस की तरफ से लूथर सिंह। तो पासिंग दोनों ही टीमों की काफ़ी ख़राब है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना ही करें तो बेहतर। एरियल डुएल्स की बात करी जाए, नेडीस, लूकस यहाँ पर फिर से, और स्टोकोविच तो खेल नहीं रहे, और मोडेरेंस के होकर यागो सेंटोस, विटोरिया जो सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं, और आब्रियो, ये सब नाम आपके लिए दिखेंगे। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स और फॉर्मेशंस। तो यही मुझे लगता है कि होना चाहिए इस तरह का कुछ। यहाँ पर रोसिच के जगह पर विटोरिया अगर अवेलेबल होंगे तो वो भी खेल सकते हैं मोरेरेंस के होकर। मचाडो के जगह पर यहाँ पर गैब्रियल जिन्हो भी खेल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहे हैं आखिरी 2 मैचों की अगर बात करी जाए। बाकी फेलिपे सुआरेस, सैंटोस और पचेको की मिडफील्ड और इन दोनों की जो विंग अटैक होगी ये काफ़ी अच्छी चल रही है। कॉन्टे कंपैरेटिवली बेटर फुल बैक रहे हैं ऑरेलियो से। हालांकि ऑरेलियो की पासिंग एक्यूरेसी वगैरह बहुत अच्छी है, लेकिन डिफेंसिव क्वालिटीज़ कॉन्टे की मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। और अगर बोआ विस्ता की तरफ से बात करी जाए, ये जो है सॉवरबेक, ये सॉवरबेक विंग बैक के पोजीशन पे भी खेल सकते हैं मिडलॉन के जगह पर। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा ही हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि वो एक और सेंट्रल मिडफील्डर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी होल्डिंग मिडफील्ड में सही करने वाली टीम को रोकना है तो आपको मिडफील्ड में क्वालिटी तो आपकी वैसी भी नहीं है, तो क्वांटिटी से काम चलाना पड़ेगा। बाकी कसियानो, तवारेज यहाँ पर हैं, और कराचा इनके राइट साइड में। लूकस जिनकी काफ़ी अच्छी स्टैटिस्टिक्स है, पिछले कुछ मैचों में खेले नहीं थे। नोरिस और कोस्टा इनके मिडफील्ड सेंट्रल डिफेंस में होंगे। ओबियोरा और आका इनके मिडफील्ड में रहेंगे। आका का तभी भी कुछ हद तक पासिंग वगैरह में नाम है, लेकिन ओबियोरा का कुछ खास मुझे दिखा नहीं है, और यही एक प्रॉब्लम रही है बोआ विस्ता के होकर सेंट्रल और मिडफील्ड में। अभी एक बार देख लेते हैं कि ड्रीम 11 और हालात में आप किस तरह से अपनी टीम फॉर्मेशन सोच सकते हो। तो मैंने इस तरह की एक टीम फॉर्मेशन करी है। यहाँ पर यागो सेंटोस, विटोरिया को, दोनों सेंट्रल डिफेंडर्स को लिया है। अभी क्या है कि मुझे यहाँ पर गोल्स एक्सपेक्टेशन है, और मुझे लगता है काफ़ी गोल्स हो सकते हैं। और क्योंकि अगर मोरेरेंस के सेट पीसेस में थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, तो अगर गलती से भी एक आध गोल वो खा जाते हैं तो क्लीन शीट का मामला तो ख़त्म हो गया। और इसीलिए मैंने स्मॉल लीग के लिए कम से कम दोनों विंगर्स को लिया है, गैब्रियल जिन्हो, अवाशिरिया, और एब्रियो को लिया है। यहाँ पर लूथर सिंह भी खेल सकते हैं, साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल है शायद गैब्रियल जिन्हो की जगह पर, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप बोआ विस्ता की तरफ से देख रहे हो तो तवारेस कुछ हद तक काम पे आते हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्राइकिंग फोर्स तो काफ़ी ख़राब है, आपने देख ही लिया वो, तो इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा उनके स्ट्राइकर्स को लेकर। बोआ विस्ता के डिफेंसिव मिडफील्ड में फेलिपे सुआरेस और फेलिप पाचेको, इन दोनों को मैंने लिया है। लूकस तो जनरली डिफेंडर हैं, लेकिन मिडफील्ड में इनको रखा गया है, और वैसे भी ये पासिंग वगैरह के आपके लिए पॉइंट्स दे देंगे। एरियल डुएल्स भी इनकी काफ़ी सही है रिकॉर्ड की बात कर लीजिए। और सावरबेक को लिया है, और फाबियानो के रूप में एक ओनली डिफेंडर्स में है, और बाकी लेइटे से बेटर तो पासिना तो है, लेकिन मुझे 4 प्लेयर्स क्योंकि लेने हैं। बाकी अगर आप चाहें तो अगर ड्रीम 11 में खास करके अगर आप सोचते हो तो पाचेको को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि वो डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर हैं, और अगर गोल नहीं करते हैं तो उनका शायद आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और उनके जगह पर आप पासिनातो को ले सकते हो। क्लीन शीट अगर रखती है टीम तो उसके पॉइंट वो मिल ही जाएंगे। और यहाँ पर बोआ विस्ता की तरफ से आप आका को ले सकते हो, जिनका नाम आपने देखा होगा। तो यही कुछ ऑप्शंस हैं। कल के मैच से थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए है प्लेयर्स का, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही है, और ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना प्रेडिक्शन तो समझा ही दी, और कि रीजन भी आपको समझ आई ही गई होंगे। जो चीज़ें वीकनेस वगैरह की हमने बात करी, उन पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना। परफॉर्मर्स तो सभी अच्छे हैं, कोई कुछ मैच में चलते हैं, कोई कुछ मैच चलते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रही मेरी सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। आप देख ही सकते हो लास्ट मोमेंट पे काफ़ी टैक्टिकल चीज़ें वहाँ पर शेयर होती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।